ये class is again a marathon revision class of the last moment. It's basically to tell the students about how you should recap or think out before the last moment before your examination. Anyway, हम लोग जैसे लास्ट क्लास एक तो मैराथन लिए थे जिसमें अपने लोग डिमांड, इलास्टिसिटी, यूटिलिटी, सप्लाई और प्रोडक्शन किए थे. एक्चुअली ये 5-6 चैप्टर एक साथ तो एक क्लास में हो नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, बट वी took into consideration several important points which students must keep in mind in the ensuing examination. Anyway, cost chapter आज के क्लास के टारगेट रखते हैं कॉस्ट, मार्केट. ये दोनों, मार्केट इज अ वेरी बिग चैप्टर, इसलिए ये दोनों पे ही अपने लोग कंसंट्रेट करके रखते हैं. लेट्स सी इट आउट. तुम लोग अपने सामने में क्या क्या रखेगा, देखो जो तुम्हारे पास पहले का क्लास नोट्स कॉपी में, इफ यू हैव नोटेड समथिंग आउट दैट पोर्शन 2, you should have the ICAI's mat in front of you. 3, you should also be having the ABTF mat that has been provided to you over here. So ये तीन चीज जो भी कभी भी दरकार लगे तो you can see it out while watching this class. This class is again common to CA Foundation and CMA Foundation both. It's the last minute revision classes for both the group of students. Anyway, कॉस्ट चैप्टर जब आपने लोग चालू किए थे, वी स्टार्टेड विद डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट लाइक अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, एक्सेट्रा. डिफरेंट नेम्स था. वी आल्सो हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट. एक बार फटाफट देख लेते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग कॉस्ट. अकाउंटिंग कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोला जाता है. द कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे कि कॉस्ट ऑफ वेजेस, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा. यानी कि लेबर का कॉस्ट जो वेजेस बोलते हैं, रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो होता है, दैट विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स सप्लाइड बाय द ओनर for which payment is not done and it also includes normal profit. जब अपने लोग इकोनॉमिक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, we add explicit plus implicit including normal profit. तो ये होता है अपना इकोनॉमिक कॉस्ट का. प्रॉफिट्स निकालने के समय अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तो टोटल रेवेन्यू से खाली एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेस करनी है. अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना है तो टोटल रेवेन्यू से इकोनॉमिक कॉस्ट लेस करनी है. Next, we had a concept called opportunity cost. Very important. Opportunity cost मतलब the cost which is foregone. यानी कि आपने जो cost sacrifice किए, that is called your opportunity cost. For example, अगर आपने एक particular production करने का फैसला किए, suppose you are wanting to produce good X and the resources have not been utilized in production of good Y. तो good X का प्रोडक्शन के लिए अपने लोग जो good Y छोड़ रहा है, तो that good Y छोड़ने का cost is the opportunity cost for producing good X. ये opportunity cost का कंसेप्ट, यानी कि cost of next best alternative foregone. अब आते हैं अपने लोग प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट. प्राइवेट कॉस्ट में वी हैव कंसिडर्ड the economic cost. जो economic cost यानी कि explicit और implicit including normal profit बोलते हैं, that is called private cost. That is actual cost which is being incurred in economics to produce a particular good. किंतु आप लोग जब कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो सोसाइटी के ऊपर एक इफेक्ट होता है. That effect on the society, that is the external cost, that means in terms of pollution, when added with the private cost we get the social cost. यानी कि social cost मतलब the cost which the society has to bear on account of production of a good. दो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है सोसाइटी को. एक प्रोडक्शन के चलते जो कॉस्ट लग रहा है, प्लस द दूसरा पार्ट विच द प्रोड्यूसर इज नॉट पेइंग फॉर, यानी कि उनका प्रोडक्शन के चलते अपने एनवायरनमेंट में जो डैमेज पहुंच रहा है, वो डैमेज का जो कॉस्ट बनता है, दैट कॉस्ट इज एब्सोल्युटली कॉल्ड द external cost. And when these cost of externalities are added to the private cost, we get the social cost. Generally, social cost is greater than private cost when there is negative externalities, यानी कि pollution हो रहा है. Similarly, अगर pollution ना हो के if the society derives an advantage due to a productive activity in form of alternative employment, in form of
available byproducts for the production, etc., then social cost may be less than private cost. It's absolutely depends whether you have a negative effect or you have a positive effect. तो ये दोनों टाइप ऑफ सोशल कॉस्ट एंड प्राइवेट कॉस्ट का कंसेप्ट किया. इसके साथ अपने लोग और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने लोग जूम सेशंस में बोले थे तुम लोगों को, वो देखेगा. आउटले कॉस्ट है. आउटले कॉस्ट इज बेसिकली एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, द एक्चुअल एक्सपेंडिचर व्हिच द firm needs to bear on wages, materials, rent, interest, etc. Then we have a direct or a traceable cost and an indirect or a non-traceable cost. Direct cost मतलब जो cost you can absolutely relate to the production of one particular good. जैसे कि हर गुड्स का देखेगा, हम जूम सेशन में ये बताए थे तुम लोग को, हर गुड्स का प्रोडक्शन का पैकेजिंग डिफरेंट होता है. Even of the same company, different products का पैकिंग should be of absolutely different nature. तो एक गुड का पैकिंग कॉस्ट दूसरे गुड का पैकिंग कॉस्ट से नहीं भी बन सकता है इक्वल. इन दैट केस द पैकिंग कॉस्ट विच इज एग्जैक्टली ट्रेसेबल टू ए प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर गुड इज टर्म्ड एज अ डायरेक्ट और ए ट्रेसेबल कॉस्ट. इनडायरेक्ट मतलब जो कॉस्ट एक्चुअली सारे प्रोडक्ट्स के लिए कॉमन होते. जैसे फार्म अगर प्रोडक्शन किया तो लाइसेंस का फीस, फार्म अगर प्रोडक्शन किया तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, क्योंकि मशीन चलेगी तो सारे प्रोडक्ट्स बनेगा. तो इन सिचुएशन में इलेक्ट्रिसिटी का हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना लग रहा है वो आइडेंटिफिकेशन करना एक तरह से मुश्किल है. तो इन दैट केस दिस आर डिफाइंड एज नॉन ट्रेसेबल और इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट. नॉट इट मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट आर नॉट लिंक्ड टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. फाइन. वी कम नेक्स्ट विथ ए incremental cost and sunk cost. Incremental cost matlab will have to be incurred by a firm when it makes a decision to change its product line, जैसे replacing worn out machinery by a new production facility or acquire a new set of clients. Sunk cost on the other hand refer to those costs which are already incurred once and for all and cannot be recovered. जैसे देखेगा यहां एबीटीएफ का मैथ में तुम लोग का दिया हुआ है, एग्जांपल्स ऑफ सunk कॉस्ट और एक्सपेंसेस incurred on advertisements, research and development, etc. Actually these costs are termed as sunk cost, यानी कि those costs actually incurred cannot be recovered. एडवर्टाइजमेंट के लिए जो आपने खर्चा कर दिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो आपने खर्चा कर दिए, एक्सेट्रा. कम नेक्स्ट इज there is another cost which is termed as historical cost or replacement cost. Historical cost मतलब मशीन इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको जो खर्चा लगते हैं. रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब आफ्टर द लाइफ ऑफ द मशीन उसको रिप्लेस करने के लिए आपका जो खर्चा लगते हैं. यानी कि ये दोनों कॉस्ट यू कैन से टू सर्टेन एक्सटेंट इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है. इक्वल होगा when there is no rate of inflation over a time period, और unequal होगा यानी कि replacement cost can be more than the historical cost when there is an inflation in the given lifetime of the machine. तो इस तरह से अपने लोग historical cost और replacement cost को introduce करते हैं. Come next, cost functions. If you look on the screen, cost functions में जो दिया हुआ है, cost functions मतलब cost is total cost, average cost, marginal cost, अब जो भी concepts को बोलो, this cost is basically being dependent on output produced. और output production आपका ये सारे factors के ऊपर depend करता है, जैसे कि factor price, जैसे कि volume of output. factor price बढ़ेगा तो cost बढ़ेगा, output volume बढ़ेगा तो भी cost बढ़ेगा. Here we are talking of total cost. टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव करेगा तो भी कॉस्ट कम भी हो सकता है इफ इट इज ए कॉस्ट सेविंग टेक्निक. लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तुम ऑप्टिमम कैपेसिटी पे कर रहा है तो इन दैट केस एवरेज कॉस्ट हैज कम डाउन टू इट्स लोएस्ट लेवल. तो यानी कि इस सिचुएशन पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर अपने लोग कॉस्ट का जो एनालिसिस करेगा दैट टर्म्स आउट टू बी एवरेज कॉस्ट. एफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर्स के एफिशिएंसी अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट रिडक्शंस भी हो सकता है, एवरेज कॉस्ट रिडक्शंस भी हो सकता है. टाइम पीरियड के ऊपर भी कॉस्ट डिपेंड करता है. However, the most vital function of cost is that we can say cost is absolutely, we can say C is a function of Q. यानी कि आपका आउटपुट जितना इंक्रीज करना है आपका कॉस्ट भी एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेड उतना इंक्रीज करेगा। हियर कॉस्ट मतलब हम फिर से वर्डिंग देते हैं दैट कॉस्ट इज कंसिडर्ड फ्रॉम टोटल कॉस्ट। आप कॉस्ट को टोटल बोलोगे कि एवरेज बोलोगे कि मार्जिनल बोलोगे, इट डिपेंड्स हाउ यू आर डिफाइनिंग द टर्म। इकोनॉमिक्स में कोई वाटर टाइट डायरेक्शन कुछ भी नहीं हो सकता है, बिकॉज आप कुछ भी इंडिकेशन करो इट में रिलेट टू वन पर्टिकुलर पॉइंट, इट मे नॉट रिलेट टू द अदर रिलेटेड पॉइंट्स। इसलिए अपने लोग आउटपुट का बात करेगा, आउटपुट ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, किंतु आउटपुट ज्यादा प्रोडक्शन करने से एवरेज कॉस्ट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ सकता है, घट सकता है। इसका शेप सब यू शेप होता है, तुम लोग जानता ही है। एनीवे, तो दिस इज द कॉस्ट फंक्शंस का डिफरेंट कंसेप्ट्स। इसके बाद अपने लोग फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पढ़े थे। शॉर्ट रन में टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वन इज द फिक्स्ड कॉस्ट, अनदर इज द वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्स टुवर्ड्स फिक्स्ड फैक्टर्स और फिक्स्ड कॉस्ट। तुम लोग इसके साथ ना इसका डिफरेंट ऑल्टरनेटिव नेम्स को भी याद रखेगा। वेरिएबल कॉस्ट इज टू बी कंसिडर्ड एज cost incurred towards variable factors of production, that is the variable cost. Generally it is zero for no production and it's upward rising, यानी कि प्रोडक्शन तुम जितना ज्यादा करोगे तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा होगा। टोटल कॉस्ट हैज टू वाइटल कंपोनेंट्स, एक फिक्स कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट नाम से ही पता चलता है प्रोडक्शन चेंज होने से कॉस्ट चेंज नहीं होगा, इसलिए फिक्स कॉस्ट का शेप, टोटल फिक्स कॉस्ट का शेप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का शेप ख्याल करके देखो, इट्स अ मिरर्ड इमेज ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मिरर्ड इमेज ऑफ टोटल प्रोडक्ट। सी एक बार स्क्रीन पे देखो, तुम लोग ऐसा करके ड्राइंग किए थे, रिकॉल करो एक बार कि अपने लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे लिखे थे, दिस इज टीवीसी, किंतु इफ यू लुक इनटू द earlier image of this chapter, unit 1 ka total product, this is S-shaped, but TVC is inversely S-shaped. That means total variable cost is a lateral inversion of the total product curve. ख्याल करके देखो, यहां से लेके this point of inflection तक you had increasing return, इसलिए आपका cost increases but at a diminishing rate, opposite. और उसके बाद जब आपका डिमिनिशिंग रिटर्न हुआ था नेक्स्ट स्टेज में, देन यू हैड इंक्रीजिंग कॉस्ट, इस जगह इंक्रीजिंग कॉस्ट हुआ था। दैट मींस इट्स अ लैटरल इन्वर्शन। दैट मींस टीवीसी का ऐसा शेप इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इधर भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। टोटल कॉस्ट में टू कंपोनेंट्स है, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिस रेट से चेंज करेगा टोटल कॉस्ट भी इसी रेट से चेंज करेगा, विद अ डिफरेंस टोटल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड रन्स ऑलमोस्ट पैरेलल लाइक दिस, इस तरह से रन करता है टोटल कॉस्ट कर्व। और टोटल फिक्स कॉस्ट का नेचर ऐसा होता है। तो दिस इज द फैमिली ऑफ द टोटल कॉस्ट कर्व्स इन केस ऑफ शॉर्ट रन एनालिसिस। हम लोग इस समय पढ़ने के बाद देखेगा एक पॉइंट और पढ़े थे विच इज कॉल्ड स्टेयर स्टेप। स्टेयर स्टेप मतलब जैसे फार्म का फोरमैन का सैलरी, प्रोडक्शन मैनेजर जिसको बोलते, अगर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ फार्म आउटपुट डिसाइड करने का फैसला किए तो उसमें एक मैनेजर काफी है। अगर उन्होंने दोबारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने का फैसला किए तो हो सकता है उसको एक सेकंड प्रोडक्शन मैनेजर अपॉइंट करने की दरकार पड़ेगा। तो फॉर हायर लेवल ऑफ आउटपुट द कॉस्ट इंक्रीजेस बिकॉज ही हैज टू पे सैलरी टू two managers. In this way, there is an escalation in the cost, or cost gradually increases like a stair step, and that's why it is called a stair step variable cost. तो ये चीज किया अपना different cost concepts का part में। Next comes average cost analysis. Per unit cost जो बनता है, that is called average cost. There are basically three concepts of average cost. पहले को अपने लोग बोलते हैं थ्री कंसेप्ट्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। कैसे ना, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो ये तीनों का देयर शुड बी थ्री एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, या एवरेज कॉस्ट भी बोल सकता है। एनीवे, नाउ कम्स, शुरू करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट से। इट इज कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड स्लोपिंग, किंतु इसका नेचर ऐसा है कि ये एक्सेस को टच नहीं करेगा, वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा बिकॉज ये जीरो पे अनडिफाइंड है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा बिकॉज ये हायर आउटपुट पे जीरो नहीं हो सकता, दोनों एक्सेस को टच नहीं करेगा।
इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. व्हाई? क्योंकि अगर आप कोई पॉइंट इसके ऊपर सेलेक्ट कर लिए और यू ड्रॉप टू परपेंडिकुलर्स ऑन द एक्सिस, then the area formed represents TFC, and at every quantity that area remains constant. That means rectangular area at every point by dropping perpendiculars on the axis remains equal. This graph is that's why called a rectangular hyperbola. It is always downward sloping. किंतु टोटल फिक्स कॉस्ट हॉराइजॉन्टल. ख्याल रखेगा, आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेकिंग ए मिस्टेक. भूल गया एक्चुअली कि टोटल फिक्स कॉस्ट का डाउनवर्ड स्लोपिंग या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल दिया. नहीं, एवरेज फिक्स कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फर्स्ट फॉलिंग देन राइजिंग. टू बी नोटेड दैट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर आप लोग यहां पे ड्राइंग करते हैं तो देखो एक बार हम लोग इस स्क्रीन पे ही दिखा रहे हैं कि if you see average variable cost is like this, it's again a mirrored image of average product curve. Recall कि पहले increasing return जिसके चलते पहले diminishing cost और बाद में diminishing return जिसके चलते बाद में increasing cost. एकदम same. Again its logic is law of variable proportion. तो ये गया अपना average variable cost का concept. Average cost being the sum total of AFC and AVC is always greater. Average cost or average variable cost में से there is three important relation. One, AC always greater than AVC. क्योंकि AC दोनों से ऐड करके मिलता है तो किसी एक से वो ज्यादा होगा ही. Two, there is wide gap between AC and AVC in the beginning but narrow gap at end. Why? क्योंकि गैप इज एक्सप्लेन्ड बाय AFC और AFC कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, इसलिए पहले वाइड बाद में नैरो. थर्ड, AVC का जो मिनिमम पॉइंट है वो AC का मिनिमम पॉइंट से बिफोर पहले आएगा, यानी कि AC का मिनिमम पॉइंट AVC का मिनिमम पॉइंट के बाद में जाएगा. ये एक पॉइंट. फाइन. ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ AC एंड AVC. Another one point, AC at first decreases then increases like AVC. ये पहले डिक्रीज करता है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट, बट AC बाद में इंक्रीज करता है ड्यू टू द राइजिंग प्रेशर ऑफ AVC इन द लेटर स्टेज व्हिच बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन द फॉलिंग रेट ऑफ AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. इस कारण से AC अल्टीमेटली स्टार्ट इंक्रीजिंग. तो दैट इज द नेचर ऑफ द AC कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व. नेक्स्ट कम्स, आप लोग इसको कंप्लीट करने के बाद इसके बाद आप लोग पढ़े थे मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट इज टर्म्ड एज एन एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट. एडिशनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट ही तुम एडिशनल कॉस्ट होगा बिकॉज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी एडेड एक्स्ट्रा बिकॉज इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट. इसलिए मार्जिनल कॉस्ट इज वेरी मच रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट को आप लोग बोल सकता है डेल्टा TC बाय डेल्टा Q, or we can also say it is delta TVC by delta Q because total cost changes due to TVC, not due to TFC. Marginal cost can also be called differentiation of the total cost with respect to quantity or differentiation of the total variable cost with respect to quantity. In fact, marginal cost is the slope of the total cost curve or slope of the variable cost curve. I repeat, marginal cost is the slope of the total cost curve or it is the slope of the variable cost curve. Reverse बता रहे हैं. अपने लोग marginal cost को total cost से calculate कर सकते हैं, अपने लोग marginal cost को total variable cost से calculate कर सकते हैं, किंतु marginal cost से if you think to go back to total cost नहीं होगा. मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करने से आपको TVC मिलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा, और TVC के साथ TFC ऐड करने से टोटल कॉस्ट मिलेगा. यानी कि आप TC से MC कैलकुलेट कर सकते हो किंतु MC से TC डायरेक्टली नहीं कर सकते. MC से TVC, TVC के साथ TFC ऐड करेगा तब TC मिलेगा. ख्याल रखेगा ये पॉइंट तुम लोग पढ़ने के समय. Marginal cost is also again U-shaped. Why? Because it is derived again from the concept of, जैसे आप लोग को थोड़ा सा अगर
ऐसे करके दिखाए तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व अपना ऐसा शेप है, दिस इज द शेप ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, इट इज अगेन डिराइव्ड फ्रॉम द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, यानी कि पहले इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक तरह से देखो, इसलिए पहले डिमिनिशिंग मार्जिनल कॉस्ट और बाद में फिर से डिमिनिशिंग रिटर्न, जिसके चलते फिर से इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, लैटरल इन्वर्जन, अगेन इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू ए फैक्टर, दिस इज द रीजन व्हाई इट इज यू शेप्ड। किंतु मार्जिनल कॉस्ट के साथ एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का एक रिलेशन बनता है। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, देन एवरेज कॉस्ट मस्ट बी फॉलिंग। इसका मतलब जब एवरेज कॉस्ट घट रहा है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होगी। मार्जिनल कॉस्ट किंतु घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इसका मतलब व्हेन एवरेज इज फॉलिंग, मार्जिनल कॉस्ट कैन बी फॉलिंग और कैन बी इंक्रीजिंग, बट इट मस्ट बी लेस देन एवरेज कॉस्ट। 2, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट अगर एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है तो इट इज करेक्ट दैट एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, यानी कि एमसी ग्रेटर देन एसी। 3rd, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज नाइदर फॉलिंग नॉर इंक्रीजिंग, एमसी एंड एसी आर इक्वल, दैट मींस दे आर इंटरसेक्टिंग, यानी कि हम लोग देख रहे हैं अगर एमसी एसी से ज्यादा है तो एसी मस्ट बी राइजिंग, अगर एमसी एसी से कम है तो एसी मस्ट बी फॉलिंग, और अगर एमसी एसी के साथ इक्वल है तो एसी कांस्टेंट मिनिमम है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर फॉलिंग, ऐसा पोजीशन होगा। दैट इज द रिलेशनशिप। एमसी वेदर डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने लोग इतना बोलने में नाकामयाब रहेंगे, इतना ही खाली बोलेंगे कि लेस होगा कि ग्रेटर होगा कि इक्वल होगा, किंतु एमसी बढ़ेगा कि घटेगा ये सब डेफिनेटली बोलना मुश्किल है। जैसे कि अगर एसी फॉल कर रहा है तो एमसी फॉल भी कर सकता है, बढ़ भी सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अपने लोग एमसी क्या होगा, यानी कि फॉल करेगा कि राइज करेगा, ये डेफिनेटली बोल नहीं सकते, किंतु एसी के बारे में डेफिनेटली बोल सकता है, यानी कि एमसी अगर एसी से कम होगा तो एसी फॉल करेगा, मस्ट बी फॉलिंग, किंतु एमसी अगर एसी से ज्यादा होगा तो एसी मस्ट बी राइजिंग, ये एसी के साथ कंफर्म्ड कह सकते हैं। फाइन, दिस रिलेशन इज ऑल्सो इक्वल टू एवीसी, एवीसी के साथ भी एमसी का सेम रिलेशन है। कम नेक्स्ट, एमसी के साथ टोटल कॉस्ट का क्या रिलेशन है या टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या रिलेशन है, दोनों का रिलेशन सेम होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट से एनालिसिस करते, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, देन मार्जिनल कॉस्ट फॉलिंग, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, दैट इज द रिलेशनशिप। यानी कि व्हेन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, टोटल वेरिएबल कॉस्ट सब समय इंक्रीज करेगा, अपवर्ड राइजिंग, जब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा एमसी फॉल करेगा, और जब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा लेटर स्टेजेस में तब एमसी राइज करेगा। ये होता है अपना रिलेशनशिप। अब सवाल बनता है कि मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप के बाद अपने लोग एक कंसेप्ट पढ़े थे, लॉ ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज वर्चुअली अ कर्व व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम सेवरल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। हम लोग बोले थे एक एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एक एक प्लांट कर्व्स होता है। फार्म के पास तीनों शॉर्ट रन को मिला के अपने लोग एक लॉन्ग रन कर्व का डेरिवेशन किए थे। लॉन्ग रन में फार्म के पास तीनों प्लांट साइज है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। आप लोग देखोगे अगर आपके पास लिखा हुआ है ये क्लास नोट कॉपी में या अपना टेक्स्ट में जो एबीटीएफ या आईसीआई का मैट में, वहां पे देखेगा फार्म लॉन्ग रन में हमेशा प्रोडक्शन करेगा एट द लोएस्ट कॉस्ट, लोएस्ट पर यूनिट कॉस्ट पे। व्हाई? क्योंकि फार्म हमेशा वही टेक्निक अपनाएगा, वही मशीन अपनाएगा जो मशीन उसको पर यूनिट कॉस्ट सबसे कम देगा। अगर फार्म कम प्रोडक्शन करेगा तो स्मॉल प्लांट इज मोस्ट इकोनॉमिकल। अगर फार्म मीडियम आउटपुट लेवल प्रोडक्शन करेगा तो मीडियम प्लांट इज इकोनॉमिकल। एंड इफ द फार्म वांटेड टू प्रोड्यूस इन ए वेरी लार्ज स्केल, यानी कि वेरी बिग अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन करना चाहते हैं, देन लार्ज प्लांट साइज वुड बी मोस्ट इकोनॉमिकल।
तो वो लॉन्ग रन में हमेशा मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा। इसलिए लॉन्ग रन का जो डेरिवेशन कर्व बना था, LRAC कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, दैट वाज ऑलवेज टेंजेंट टू ईच ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। That means it is always the minimum average cost of producing any given level of output in the long run. ये एक तो पॉइंट किया। यानी कि in case of long run average cost curve, the firm's average cost of producing any level of output is the lowest per unit cost. Why? इसका दो वजह है। एक, फार्म लॉन्ग रन में अपने सारे फैक्टर इनपुट्स को चेंज कर सकता है। दो, सारे फैक्टर इनपुट चेंज करेगा मतलब कॉस्ट अगर चेंज होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज स्लो होगा। रेट ऑफ चेंज स्लो होने से कर्व फ्लैटर बनता है। तो दैट इज द रीजन व्हाई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज अ फ्लैटर यू शेप्ड कर्व, unlike a short run average cost curve known as plant curves, which is a steeper U-shaped curve due to returns to factor के चक्कर में। Anyway, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का ट्रेडिशनल शेप बताता है इट्स फ्लैटर यू शेप, यानी कि पहले ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, बाद में ड्यू टू डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग। द लोएस्ट पॉइंट when there is constant returns to scale, the long run average cost becomes minimum, and at the minimum point we find that there is absolutely, which is called a type of situation which is optimum capacity, because it is only that level of output which when produced in long run the firm is able to produce the level of output at the lowest per unit cost, hence it is called a लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ऑप्टिमम कैपेसिटी, यानी कि लोएस्ट अमाउंट ऑफ पॉइंट में प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दैट इज द टर्म आउट। कम नेक्स्ट, इसके बाद मॉडर्न फर्म्स का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा बनता है? मॉडर्न फर्म्स का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज जनरली इट इज फ्लैटर, not flatter U shape, it is virtually termed as a L shaped curve. L shaped matlab it is first falling and then it is increasing. First falling and then, sorry, it is first falling and then remaining constant. L shaped बोलते हैं, या L shaped मतलब it's vertically down then it's horizontal. L shaped इसका मतलब it is first falling and then remaining constant for any higher level of output. That is a modern shape of the long run average cost curves. These are the total amount of portions that we have from the concept of cost. Next comes, we have next is market, chapter 4. मार्केट का इंट्रोडक्शंस में अपने लोग क्या बोले थे? देखो, गुड्स जनरली दो टाइप का होता है, एक फ्री गुड, एक इकोनॉमिक गुड। फ्री गुड मतलब पब्लिक गुड्स, जिसका सप्लाई के लिए कोई पैसा नहीं मांगा जाता है, और फ्री गुड मतलब एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब गुड्स भी होता है जिसका सप्लाई वर्चुअली इज मोर देन डिमांड। किंतु देयर आर सम पब्लिक गुड्स व्हिच आर आल्सो टर्म्ड एज फ्री गुड्स, जैसे कि पुलिस सर्विस, जैसे कि डिफेंस सर्विस, जैसे कि फायर सर्विस, जिसके लिए कोई पेमेंट अपने लोग को करने का दरकार नहीं है। किंतु इकोनॉमिक गुड मतलब जिसका डिमांड इज मोर देन सप्लाई, दैट मींस इट इज स्केर्स इन सप्लाई एंड देयर इज अ प्राइस फॉर दैट गुड। इकोनॉमिक्स में मार्केट इंट्रोडक्शन करने के समय वी यूज टू वैल्यूज, एक यूज वैल्यू, एक एक्सचेंज वैल्यू। यूज वैल्यू मतलब यूटिलिटी कंटेंट ऑफ ए गुड, एक्सचेंज वैल्यू मतलब the amount of other good that can be obtained in exchange of this good, that is called exchange value. अब इसके बाद बनता है इकोनॉमिक्स में जब मार्केट पढ़ेंगे, there are several elements, because market मतलब goods are exchanged in a market and a market must have a buyer, a seller, a commodity, a price to exchange, and the buyers and sellers must have sufficient knowledge about the market, knowledge regarding price of the commodity, quality of the commodity, availability of raw materials ka prices, technology available for production of the goods by the seller, etc. Knowledge regarding all these things, and different prices of the goods that is prevailing at different points of time. So that is the term which is related to market ka introduction parts mein. Next we have
क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, ये एक बार देखो ऑन द स्क्रीन में देख लेते एक बार डिफरेंट आप लोग जो बोले जस्ट नाउ कि इन केस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द मार्केट में अपने लोग देखें कि एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट्स में क्या क्या होना चाहिए। बायर्स, सेलर्स, प्रोडक्ट या सर्विस bargaining for a price, they are bargaining for a price, knowledge about market conditions and one price for a product or service at a given time, यानी कि टाइम के साथ साथ आपका प्राइस लेवल चेंज होगा। नेक्स्ट कम्स आपका डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट, ये वाला टर्म जो आपने लोग इसके बाद पढ़े थे, क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट में वी हैव सीन पहले प्रोडक्ट मार्केट, फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट मतलब गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड टू द कंज्यूमर्स बाय द फर्म्स, जैसे कि मोबाइल, फूड्स एक्सेट्रा। फैक्टर मार्केट, देयर आर बेसिकली 4 मार्केट्स फॉर फैक्टर्स, लैंड का मार्केट, लेबर का मार्केट, कैपिटल का मार्केट, एंटरप्रेन्योरशिप का मार्केट। एरिया के हिसाब से अपने लोग मार्केट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए थे, लोकल मार्केट, regional market, national market, international market. But this classification today has become redundant because of improved storage facilities, transportation services, communications, etc. However, still we read कौन-कौन market का local market हो सकता है, regional market हो सकता है, national market हो सकता है, international market हो सकता है। Time period, Marshall has classified market into 4 types. उसमें आप लोग पहले पढ़े थे वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, एक तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। यहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली फिक्स्ड। ये पॉइंट आप लोग देखते हैं, सप्लाई इज फिक्स्ड, कैनॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। देयरफॉर अगर डिमांड अकेले डिटरमाइन करते हैं प्राइस को, और मार्केट पीरियड को, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट को अपने लोग मार्केट पीरियड भी बोलते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड मार्केट पीरियड। नेक्स्ट इज मार्केट पीरियड में वी स्टार्ट नेक्स्ट विथ द शॉर्ट पीरियड मार्केट, जहां सप्लाई कैन बी मॉडरेटली एडजस्टेबल। मॉडरेटली एडजस्टेबल मतलब सप्लाई हल्का फुल्का चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और बाय चेंजिंग द from the stock of the goods available with the producers. Next comes, यानी कि सप्लाई को जब आपने थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, इसका मतलब सप्लाई becomes relatively inelastic, यानी कि less elastic supply. Long period market, जहां पे सप्लाई can be changed by changing all factors of production because change of scale is possible. Demand and supply together determines the price. Supply becomes more elastic. Such a price is called normal price. और वेरी लॉन्ग पीरियड में विच इज कॉल्ड अ सेक्युलर पीरियड, यहां पे बहुत सारे डिमांड और सप्लाई फैक्टर चेंज होता रहता है, जिसके चलते टेक्नोलॉजी बदलता है, पॉपुलेशन बदलता है, एंड बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिटर्मिनेंट्स चेंजेस। कम नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट का नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के मुताबिक वी हैव अ स्पॉट मार्केट और कैश मार्केट, यानी कि जहां पे गुड्स का लेन देन हुई और एट द सेम टाइम बायर पेड द प्राइस देन एंड देयर इन फॉर्म ऑफ कैश और चेक, जो कि 1-2 दिन के भीतर ही क्लियर हो जाएगा। फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट मतलब here payments and deliveries of good are being done at a point of time, but the payment for the good is done at a later point of time, यानी कि it's a type of credit sale we are talking of. This is called a future market, यानी कि nature of transaction. आप spot मतलब you are exchanging in terms of money then and there. Future मतलब you are exchanging the commodity right now but making a payment, the most important part of the transaction, on a later date. That is a forward or a future market. Regulation के मुताबिक point number 6, it's of 2 types, regulated market and unregulated market. Regulated market मतलब transactions are regulated by a statutory body, जैसे कि share market, it's regulated by the SEBI authority. Insurance market, it is regulated by the IRDA, यानी कि Insurance Regulatory Development Authority.
ऐसा टाइप ऑफ मार्केट्स को एक रेगुलेशन अथॉरिटी रेगुलेट करते हैं। और ऐसे भी मार्केट्स है इंडिया में जहां की अनरेगुलेटेड मार्केट, देयर इज नो अथॉरिटी, जैसे कि विलेज और अर्बन मंडीज, जहां पे अगर आप गुड्स खरीदते हो street side vendors say you don't get any assurance regarding quality, price, any cash memo or any invoice, so that if there be any difficulty with the consumer goods, you cannot have anybody to redress, you cannot have your grievances to be taken to some legal authority. So that is called an unregulated market. Come next is point number 7, volume of business. बिजनेस का वॉल्यूम के मुताबिक वी हैव टू टाइप्स क्लासिफिकेशन, एक है होलसेल मार्केट, एक है रिटेल मार्केट। होलसेल मतलब जहां बिग वॉल्यूम में ट्रेडिंग होता है, इट्स बेसिकली द मार्केट फॉर रिटेलर्स। और रिटेल मार्केट मतलब जहां खुचरा बिक्री होता है, यानी कि जहां पे दे आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड कंज्यूमर्स अल्टीमेटली परचेज गुड्स इन द रिटेल मार्केट फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशन फैसिलिटीज फॉर डिराइविंग यूटिलिटी। Come next point number 8 on the basis of competition। अपने लोग का 4 most important competition है। One is perfect competition, next is monopoly, we have next is monopolistic competition and oligopoly। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को बाद में जब अपने लोग मार्केट को डिटेल में चलेगा यूनिट 3 में, तब अपने लोग देख लेगा। यूनिट 1 में ऑफ चैप्टर 4 रेवेन्यूज का कंसेप्ट था। या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज आप लोग डिफाइन किए थे, एक टोटल रेवेन्यू, एक एवरेज रेवेन्यू, एक मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट द प्राइस, जो कंज्यूमर प्राइस बोलते हैं उसी को सेलर्स ने एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। वी हैव सीन इंटर रिलेशन बिटवीन दिस 3 एवरेज रेवेन्यूज, यानी कि टीआर, एआर, एमआर का जो इंटर रिलेशनशिप था, दिस इंटर रिलेशनशिप वी हैव सीन इन केस ऑफ fixed price, when total revenue is fixed, when price of the commodity is fixed। अगर price fixed है, what is the shape of the total revenue curve? देखो, shape of the total revenue curve is on your screen। It's a upward rising straight line from origin, जहां पे आपका curve is, माने price is fixed। What is the shape of the average revenue and the marginal revenue? Average revenue and marginal revenue in this case becomes absolutely a horizontal straight line and they are identical to price as well। इसलिए अपने लोग बोलते हैं that the demand curve is perfectly elastic when the price of the good remains fixed। इसके बाद अपने लोग देखे थे interrelation when the price is unfixed। प्राइस अगर unfixed है तो interrelation कैसी है? ऐसा टाइप ऑफ interrelationship में we have seen that the total revenue curve is first upward rising, see on the screen, first upward rising, then reaching its point of maximum level and ultimately falling. That is the shape of the total revenue curve. But average revenue and marginal revenue are both downward sloping. In fact, they are starting from the same point. Average revenue for any other higher level of output is greater than marginal revenue. Average revenue कभी भी zero या नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज प्राइस कैन नेवर बी जीरो या नेगेटिव, इसलिए एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा। मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसलिए एक्स एक्सिस को टच करेगा, प्लस ये नेगेटिव वाला पोर्शन पे भी जाएगा, नेगेटिव वाला पोर्शन पे भी इट विल बी मूविंग इनटू दिस नेगेटिव पोर्शंस पे भी मार्जिनल रेवेन्यू जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्जिनल रेवेन्यू इज ट्वाइस स्टीपर देन द एवरेज रेवेन्यू। यानी कि एवरेज रेवेन्यू जो रेट से फॉल कर रहा है, जैसे देखो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज ट्वाइस स्टीपर, ये आप लोग पढ़े थे। यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज ट्वाइस स्टीपर देन द एवरेज रेवेन्यू कर्व। एवरेज रेवेन्यू जो रेट से घटेगा, मार्जिनल रेवेन्यू इसका डबल रेट से घटेगा इन केस ऑफ द revenue schedules under imperfect competition। imperfect matlab when the firm is lowering its price to sell higher quantities। if you look into these 2 columns of the marginal revenue, एक बार देखो आपका एवरेज रेवेन्यू घट रहा है एक यूनिट करके, मार्जिनल रेवेन्यू घट रहा है 2 यूनिट करके, यानी कि रेट ऑफ फॉल ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज ट्वाइस द रेट ऑफ फॉल ऑफ एवरेज रेवेन्यू। यानी कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का ये रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन दे सकता है, स्टार करके तुम लोग रखेगा। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एआर, एमआर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, बाय द वे एमआर इज इक्वल टू
द स्लोप ऑफ द टोटल रेवेन्यू कर्व, जैसे कि एमसी था स्लोप ऑफ द टोटल कॉस्ट कर्व, वैसे एमआर इज द स्लोप ऑफ द टोटल रेवेन्यू कर्व, यानी कि डिफरेंशिएशन करके मिलता है टोटल रेवेन्यू कर्व का अगर डिफरेंशिएट करे विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। इसके बाद अपने लोग एक इंटर रिलेशनशिप देखे थे इन टर्म्स ऑफ, ऑन द स्क्रीन देखो, दिस इज द शेप व्हेन द प्राइस इज फिक्स्ड, किंतु लुक एट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एमआर, एआर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या रिलेशनशिप है? जनरली वी फाइंड आउट दैट एमआर इज इक्वल टू एआर इंटू 1 माइनस 1 बाई ई। अगर आप इसको ही सिंप्लीफाई करोगे तो देखो एलसीएम होके दिस बिकम्स ई माइनस 1 बाई ई। चेक कीजिए एक बार, तो दैट इज द रिलेशनशिप E minus 1 by E. That means we get marginal revenue is equal to price into 1 minus 1 by E. अब देखो इसमें if E is equal to 1 then MR becomes equal to 0. That means we can calculate the relationship between marginal revenues and elasticity. इलास्टिक डिमांड में मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा, इन इलास्टिक डिमांड में मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा, और यूनिटरी इलास्टिक के केस में मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा। तो दिस इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद अपने लोग यूनिट 1 में पढ़े थे देयर इज ए बिहेवियरल प्रिंसिपल्स। दिस डायग्राम इज शोइंग What is the relationship between, एक बार चेक कर लीजिए, between total revenue, marginal revenue, price elasticity, average revenue curves. This is showing. देखो इस जगह आपका elasticity of demand is at this range. Elasticity of demand is elastic because it is in the upper half of the demand curve. Average revenue curve can also be called demand curve. तो ऐसा सिचुएशंस में जब आपका अपर हाफ में है, डिमांड इलास्टिक है, E ग्रेटर देन 1, तो इस सिचुएशन पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू का जो डॉटेड सेगमेंट से दिया हुआ है, जो मैंने हाईलाइट कर दिया स्क्रीन पे, तो दैट पोर्शन इज शोइंग अबव द एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव है। किंतु दिस लोअर सेगमेंट, ये जो लोअर सेगमेंट है जहां की इन इलास्टिक डिमांड है लेस देन 1, वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज इन द बिलो एक्स एक्सिस, यानी कि इट इज नेगेटिव। इलास्टिक के केस में टोटल रेवेन्यू कर्व इज अपवर्ड राइजिंग, इन इलास्टिक के केस में टोटल रेवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट कम्स देयर इज अ बिहेवियरल प्रिंसिपल। टू प्रिंसिपल्स वी हैव डिस्कस्ड। वन पॉइंट, फार्म प्रोडक्शन करेगा जबकि प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू एवीसी है, यानी कि प्राइस अगर एवीसी से कम हो गया, द फर्म इज अनेबल टू कवर अप इवन एनी पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड नो पार्ट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट, हेंस इट मस्ट स्टॉप प्रोडक्शन। इसलिए पहला प्रिंसिपल था ए फर्म शुड प्रोड्यूस और नॉट व्हेन इट कैन एबल टू कवर अप व्हेन इट्स टोटल रेवेन्यू। अगर आप दोनों साइड क्यू से इनटू कर दे तो देखो, अगर आप प्राइस के क्यू को इनटू करोगे तो टोटल रेवेन्यू मिलेगा, और अगर आप एवीसी को क्यू से इनटू करोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। यानी कि इफ योर टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देन द फर्म इज इन ए पोजीशन टू कंटिन्यू इट्स लेवल ऑफ आउटपुट। ये अपना फर्स्ट प्रिंसिपल था। सेकेंड प्रिंसिपल वाज टेलिंग कि फर्म इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा जब आपका एमआर इज इक्वल टू एमसी। जब एमआर ग्रेटर देन एमसी था, then the firm would continue to increase its output because that would increase the total profit of the firm. And when MR is less than MC, then it would be profitable for the firm to lower its output to increase its total profit, if the objective of the firm is profit maximization. So that was the term. ये आप लोग देखेगा, एक तो शेड्यूल से भी देखे थे, एक ग्राफ से भी देखे थे। दिस कैन ऑल्सो बी डन आउट इन डिफरेंट वेज। ये वाला ग्राफ डिफाइन कर रहा था थोड़ा सा, अपने लोग को ये वाला ग्राफ से अपने लोग को पढ़ना नहीं है, ऐसे करके अपने लोग देख लेते। एक बार देखो कि वी हैव ड्रॉन अ डिफरेंट ग्राफ लाइक दिस। थोड़ा सा पहले अपने लोग जब क्लासेस किए थे तो मार्जिनल रेवेन्यू का वैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग था और मार्जिनल कॉस्ट का ऐसे यू शेप था। तो इसके नीचे पे इफ आई ड्रॉप a perpendicular like this onto the next graph, I find कि ये अगर मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है जहां पे MC is equal to MR, इसके पहले when MR was exceeding MC, our total profit was rising। ये जो सेकंड वाला इस ग्राफ को दिखा रहा है। और at the point of E, total profit has become maximum highest, और E के राइट में when MC exceed MR, total profit start falling। This is the total profit curve का शेप।
ऐसा शेप से अपने लोग ऐसे करके दिखाए थे, नॉट लाइक दिस टू एमसी और एमआर कर्व, यानी कि एमआर कर्व को डाउनवर्ड ड्राइंग किए थे किंतु ये लोग एमसी को अपवर्ड राइजिंग कर दिए, अपने लोग यू शेप दिखाए हैं. दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस. वी शुड कीप इन कंसिडरेशन ट्रेडिशनल एनालिसिस में मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड. ये चीज अपने लोग बिहेवियरल प्रिंसिपल्स में पढ़े थे. Come next into the second unit of chapter 4. Chapter 4 का second unit में we have seen out the introduction of determination of equilibrium price. Free market यानी कि competitive market में price is determined by the interaction of demand and supply. किंतु कुछ कुछ मार्केट में ऐसा भी होता है जहां प्राइसेस आर नॉट डिटरमाइंड फ्रीली, यानी कि देयर आर एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस. वी आर नॉट कंसीडरिंग एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस इन दिस यूनिट. अपने लोग इस यूनिट में पढ़े थे फ्री मार्केट में कैसे फेयर प्राइस डिटर्मिनेशन होता है. कभी कभी इफ द प्राइस बिकम्स अनफेयर देन द गवर्नमेंट interrupt the market and try to seal the price or floor the price, यानी कि प्राइस सेलिंग भी करता है, फ्लोर प्राइस भी करते हैं. दैट इज बियॉन्ड द स्कोप, वी विल नॉट सी दैट. Determination of equilibrium price is done through interaction of the demand and the supply curve. Equilibrium price कौन सी प्राइस को बोला जाता है? जिस प्राइस में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई इन द मार्केट. यानी कि ऑन द स्क्रीन अगर आप देखो तो उसमें डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व आपका अपवर्ड राइजिंग. द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई इज द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस. यानी कि एट दिस प्राइस देयर इज नाइदर एन एक्सेस डिमांड नॉर excess supply. That is the equilibrium price. यानी कि equilibrium quantity कौन सी क्वांटिटी होगा? जिस क्वांटिटी में एक्चुअली जिस प्राइस में आपका क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल, दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस. और जितना क्वांटिटी एक्सचेंज हो रहा है एट द इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज टर्म्ड एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन द मार्केट. फाइन. इसके बाद अपन लोग देखे थे कि हाउ दिस इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड इन द मार्केट कैन बी चेंज्ड. यहां पे फंडामेंटल डिफरेंस, जो फंडामेंटल सिचुएशन पे जो आपने लोग देखे थे चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई में, देखो ऑन द स्क्रीन पे वी हैव डन दिस फर्स्ट 4 केसेस व्हिच इज मोस्ट फंडामेंटल. इंक्रीज, आपका इंक्रीज, एन इंक्रीज और शिफ्ट टू द राइट. हमेशा ख्याल रखेगा, इंक्रीज बोलेगा तो राइट शिफ्ट, डिक्रीज बोलेगा तो लेफ्ट शिफ्ट. तो इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई. जब इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड हुआ तो अपने लोग इस सिचुएशन पे देखे थे प्राइस इंक्रीज कर गया, क्वांटिटी भी इंक्रीज कर गया इंक्रीज इन डिमांड के सिचुएशन पे. सेकेंड सिचुएशन पे व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, दोनों डिक्रीज कर गया. थर्ड सिचुएशन पे इंक्रीज इन सप्लाई, जब इंक्रीज इन सप्लाई था प्राइस घट गया किंतु क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड. और लास्ट केस व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, देन प्राइस हैज इंक्रीज्ड बट क्वांटिटी हैज डिक्रीज्ड. तो दिस इज द रेलेवेंट चेंजेस. अब देखो ये चीज आप लोग यहां पे डिफरेंट डायग्राम से भी दिखाए थे, उतना दरकार नहीं है अभी डिफरेंट डायग्राम्स पे. तुम लोग इसको डिटेल में घर में दरकार लगे तो एक बार पढ़ेगा. बट simultaneous changes in demand and supply, when there is a simultaneous change in demand and supply, then suppose मान लेते हैं अगर demand and supply दोनों increase करेगा, दोनों rightward increase करेगा, तो in this situation अपने लोग बोल सकते हैं that there is a certainty that quantity, equilibrium quantity will rise. अगर दोनों rise किया, बट प्राइस के ऊपर देयर इज एन अनसर्टेन इफेक्ट. प्राइस राइज भी कर सकता है, फॉल भी कर सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है. ये डिपेंड करता है कौन ज्यादा रेट से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. यानी कि बोथ इंक्रीजेस, अगर बोथ क्वांटिटी एंड डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस, दोनों राइटवर्ड शिफ्ट किया तो ये कंफर्म्ड है क्वांटिटी विल इंक्रीज बट प्राइस के ऊपर अनसर्टेन इफेक्ट. सिमिलरली अगर बोथ डिक्रीजेस, डिमांड भी डिक्रीज किया, सप्लाई भी डिक्रीज किया, तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगा, प्राइस के ऊपर देयर इज एन अनसर्टेन इफेक्ट. ये अपने लोग पहले पढ़े थे. थर्ड, अगर डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है. जैसे सपोज मान लेते हैं अगर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई हुआ
increase in demand, decrease in supply. So this implies price will increase, quantity will also increase. Increase in demand is greater than increase in supply. And that means we have different effects on price and quantity. ये सारे effects किंतु अगर कोई भी question दिया ऐसा type of situations पे हमेशा 2-3 चीज ख्याल रखना है. अगर हम लोग बोलते हैं 1 फर्स्ट पॉइंट इंक्रीज, अगर इंक्रीज बोलेगा तो आई वुड अंडरस्टैंड देयर इज राइट शिफ्ट, चाहे वो डिमांड हो सप्लाई हो कुछ भी हो. 2 अगर डिक्रीज बोलेगा तो लेफ्ट शिफ्ट, चाहे वो डिमांड हो सप्लाई हो कुछ भी. 3 अगर साइमल्टेनियस बोलेगा मतलब एक साथ दोनों चेंज कर रहा है तो अपने लोग को ये देखना है कि ग्रेटर देन या लेस देन साइन है. तो जिसका ग्रेटर देन होगा, मैंने सपोज मान लेते हैं डिमांड ग्रेटर शिफ्ट कराएगा, तो अपने लोग को यह जानना है कि शिफ्ट ऑफ दैट कर्व यानी कि डिमांड कर्व ज्यादा शिफ्ट कराएंगे, सप्लाई कर्व को उसके कंपेयर में कम शिफ्ट कराएगा. सिमिलरली अगर लेस दिया तो लेसर शिफ्ट कराएगा जो कर्व लेसर डायरेक्शन पे दे रहा है. यानी कि इसको समझाने के लिए ये साइमल्टेनियस वाला को हम एक एग्जांपल दे रहे हैं. अगर बोलता इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, तो तुम लोग किंतु ऐसे बिना देख के सोच सोच के आंसर मत बनाइए. तुम लोग क्या करेगा, आंसर एकदम राइट होगा. भगवान कोशिश करके भी रॉन्ग नहीं कर सकता. द रीजन इज आप इसका ड्राइंग कर लो. यहां पे ग्रेटर बोला डिमांड को, तो तुम क्या करेगा, डिमांड कर्व को ज्यादा शिफ्ट कराएगा राइट वर्ड, किंतु सप्लाई कर्व को इंक्रीज बोला राइट वर्ड शिफ्ट कराएगा, किंतु सप्लाई का शिफ्ट पतला दिखाएगा, एकदम कम शिफ्ट. और अल्टीमेटली दो नया कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम. तो उसके बाद ड्राइंग करके देख लेगा प्राइस बढ़ रहा है कि क्वांटिटी घट रहा है. इतना तरीके से 16-32 टाइप ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस याद रखने का कोई दरकार नहीं. यानी कि मेरे को ख्याल रखना है ये 3 चीज, 1 2 3. इंक्रीज बोलेगा राइट शिफ्ट, डिक्रीज बोलेगा लेफ्ट शिफ्ट, और अल्टीमेटली अगर साइमल्टेनियस बोलेगा तो ये साइन को नोटिंग करके अपने लोग शिफ्टिंग कराएगा अपना रफ पेज में करके इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को डिफाइन कर देंगे. तो दिस इज द वे हाउ वी डिस्कस द डिफरेंट साइमल्टेनियस शिफ्ट. ये चीज करने के बाद अपने लोग स्टार्ट कर दिए थे, ये सब डिफरेंट डायग्राम्स ड्राइंग किया हुआ था. आफ्टर दिस वी स्टार्टेड आउट द कंसेप्ट ऑफ द थर्ड यूनिट, परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिस मार्केट में अपने लोग प्राइसेस को कैसे डिस्कस किए थे. देखो फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन में पहला 3 फीचर होगा तो प्योर कंपटीशन होगा, सारे 6 फीचर्स होगा या 7 फीचर्स होगा, देन इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. फीचर्स को एक बार देख के जाएगा, उसका इंप्लीकेशंस को भी देख के जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल होमोजेनियस प्रोडक्ट होगा मतलब सिंगल प्राइस रूलिंग द मार्केट, क्वालिटी ऑफ द गुड इज एब्सोल्युटली होमोजेनियस यानी कि आइडेंटिकल, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. तो ये सब इंप्लीकेशंस को अच्छे से देख के जाएगा सारे फीचर्स का. ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद आपने लोग देखे थे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री यानी कि मार्केट, और फर्म बीइंग ए प्राइस टेकर एक्सेप्ट द प्राइस. इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, एमआर इज इक्वल टू एमसी, नेसेसरी कंडीशन. एमसी कटिंग एमआर फ्रॉम बिलो और एमसी राइजिंग, दैट इज द सफिशिएंट कंडीशन. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में ए फर्म कैन गेट either supernormal profit or loss or normal profit depending on whether the price is greater than average cost. तो इस सिचुएशन पे S&P supernormal profit हो जाएगा. Price is less than average cost तो at equilibrium तो इस सिचुएशन पे लॉस हो जाएगा. और थर्ड, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एट दिस सिचुएशन देयर इज NP नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा. ये पॉइंट को आपने लोग बोले थे ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कौन सी जगह पे होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व का लोएस्ट पॉइंट पे. तुम लोग अपने राइट अप कॉपी में किंतु इस जगह को ओपन करके रखेगा अभी जस्ट नाउ तुम्हारे सामने. इफ यू हैव नोटेड ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज ऑफ इमेंस हेल्प टू यू. जब हम बोल रहे सुनेगा जब. इन शॉर्ट रन फार्म को अगर लॉस हो रहा है तो फार्म विल कंटिन्यू प्रोडक्शन सो लॉन्ग द फर्म्स एवरेज रेवेन्यू इज सफिशिएंट टू कवर अप इट्स AVC. यानी कि फार्म प्रोडक्शन
प्रोडक्शन कंटिन्यू कब करेगा? When can it continue production? When price is greater than or equal to AVC, but price is less than average cost. यानी कि आप लोग ऐसे बोल सकता है, देखो प्राइस एवरेज कॉस्ट से कम है बट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि ये सिचुएशन पे, एट दिस सिचुएशन द फर्म इज इनकरिंग ए लॉस, क्योंकि उसका एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, यहां पे लॉस हो रहा है। बट फर्म कंटिन्यूज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉस बिकॉज इट कैन एबल टू कवर अप इट्स एंटायर वेरिएबल कॉस्ट प्लस अ पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट। एंटायर वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप कर रहा है प्लस अ पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट भी कवर अप कर रहा है, इसलिए इट डिसाइडेड टू कंटिन्यू। इस जगह पे अपने लोग एक बात और बताए थे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट बनता है दैट इज कॉल्ड द शटडाउन पॉइंट। Shutdown point में firm is indifferent. It can continue, it can produce because its total loss is equal to total fixed cost in the short run. It cannot exit from the market. इस सिचुएशंस को डिस्कस करने के बाद अपने लोग गए थे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम डिस्कस करने के लिए, और उसके पहले ये एक डायग्राम देखे थे जहां पे फर्म सप्लाई कर्व कैसे डिराइव्ड होता था। इट वाज फ्रॉम दिस मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, कौन सी पोर्शन? जो पोर्शन इफ यू लुक इनटू द डायग्राम अबव द एवीसी कर्व, ये एवीसी कर्व है। एवीसी कर्व के ऊपर वाला जो पोर्शन है राइट हैंड डायग्राम पे दिखाया, इसको कॉपी पेस्ट करके कि दिस इज द पोर्शन ऑफ योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व व्हिच इज द सप्लाई कर्व। बिकॉज इफ द प्राइस इज 2 rupees then the firm is supplying Q1 units. If the price is P2 units, it's supplying Q2 units. If the price is P3, it is supplying Q3 units. And if the price is P4, it's supplying Q4 units. That means in short run, the supply curve is given from the marginal cost curve of the firm. इसके बाद अपने लोग देखे थे कि फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक्सेट्रा लॉस कब कब क्या क्या हो रहा है शॉर्ट रन में। डिफरेंट न्यूमेरिकल्स भी था इसके ऊपर, किंतु लॉन्ग रन का डायग्राम पे अपने लोग इसके बाद देखे थे कि इन केस ऑफ लॉन्ग रन द फर्म इज प्रोड्यूसिंग ऑलवेज एट द पॉइंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि इन लॉन्ग रन द perfectly competitive firms are getting only normal profit, no loss, because if there be profits firms would have entered prices reducing, and if there be loss few firms may exit with because they cannot able to tolerate loss, and ultimately price would be increasing and a state of rest would be achieved when there is no profit no loss, यानी कि ऑप्टिमम कैपेसिटी लोएस्ट पॉइंट ऑन द एवरेज कॉस्ट कर्व में फार्म प्रोडक्शन करेगा। देखो एक बार, इफ दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोलते हैं लॉन्ग रन का लोएस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व का लोएस्ट पॉइंट पे, तो एट दिस पॉइंट प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू is equal to marginal revenue is equal to LAC minimum is equal to LMC rising. यानी कि at this point marginal cost is rising, average cost is minimum, AR, AMR and prices are all equal. So that is the case of long run equilibrium. After discussing this long run equilibrium, we went on to, this is the condition which is being shown as a long run equilibrium. इसके बाद अपने लोग मोनोपोली पढ़े थे। फीचर्स ऑफ मोनोपोली में सिंगल सेलर, बैरियर्स टू एंट्री, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसके चलते फर्म का प्रोडक्ट, फर्म इज ए प्राइस मेकर, ख्याल रखेगा। फर्म का प्रोडक्ट लेवल का कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व इनइलास्टिक है बोल के, यहां भी एक तो पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इन सच ए केस द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट एंड एनी अदर प्रोडक्ट इज जीरो, ये ख्याल रखेगा। क्वेश्चन दिया था बहुत बार। The price elasticity of demand for the monopoly products is also less than 1. ये less than 1 है बोल के इसका average revenue curve, यानी कि monopolist faces a steep downward sloping demand curve. Demand curve किस लिए बोला? You can also call it average revenue curve. ये features था। और market power मतलब the ability of the monopoly to charge its price above its marginal cost. That is called market power. How does monopoly arise? इस पॉइंट्स को एक बार देख के रखेगा। There are several discussions point with respect to monopoly prices की। एक कंट्रोल ओवर scarce resources के चलते हैं। Next, it's through developing or acquiring control over a unique product
ये इसके चलते भी हो सकता है, गवर्नमेंट्स ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट्स इसके चलते भी हो सकता है, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स के चलते भी हो सकता है, कार्टल्स फॉर्म करके व्हिच इज इलीगल इसके चलते भी हो सकता है, एक्सट्रीमली लार्ज स्टार्टअप कॉस्ट यानी कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई इसके चलते भी हो सकता है, नेचुरल मोनोपोली अराइजेस इसके चलते भी हो सकता है, व्हेन देयर आर वेरी लार्ज इकोनॉमीज, नेचुरल मोनोपोलीज इन द सेंस की यू कैन से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली मतलब तुम अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो तुम्हारा एवरेज कॉस्ट विल स्टार्ट ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, देन इट इज अ केस ऑफ नेचुरल मोनोपोली। एनॉर्मस गुडविल एंजॉयड बाय द फर्म ये भी हो सकता है, स्ट्रिंजेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो सकता है जिसके चलते हो मोनोपोली अराइज कर सकता है। 3 नंबर में फर्म्स यूज वेरियस एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, राइट, एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस मतलब ये ऊपर का जितना भी स्ट्रेटेजीज है दे आर ऑल टू बी टर्म्ड एज एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। एक्चुअली रियल लाइफ में मोनोपोली इज नॉट नोटिसेबल। एनीवे मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग imperfect competition है because the firm has to lower its price to sell additional units of commodity because although firm is a price maker अगर वो प्राइस को हाई रखेगा तो प्रोड्यूस कंज्यूमर्स ने उसका सामान खरीदेगा नहीं, although they do not get any substitute to the commodity but they may lower its demand माने कि उसका अपना नीड फुलफिल नहीं कर सकेगा फिर भी he will be compelled to lower its demand। तो ऐसा सिचुएशंस पे AR और MR डाउनवर्ड स्लोपिंग। In case of monopoly also in short run they can get a profit, they can get a loss or even they can get a supernormal profit, supernormal profit, loss या no loss no profit तीनों situations हो सकता है short run में, but in long run a monopolist will always get a supernormal profit। तो long run equilibrium में profit, this is the difference between a monopoly and a competitive firm। A monopoly can also form प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब व्हेन ही इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट बायर्स। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस, ये भी आप लोग पढ़े थे। कंडीशंस फॉर दैट मींस देयर मस्ट बी सम कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट में थोड़ा सा कंट्रोल होनी चाहिए यानी कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मोनोपोली पावर होनी चाहिए मार्केट में। नेक्स्ट इज they should be able to divide this market into 2 or more sub markets। Third point, price elasticity of the product should be different। इसका मतलब अगर तुमको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करनी है यानी कि 2 different prices charged in 2 different markets तो 2 different markets में इलास्टिसिटी डिफरेंट होनी चाहिए यानी कि जिस मार्केट इलास्टिक है उसमें प्राइस हाई रखेगा, जिस मार्केट इनइलास्टिक है उसमें प्राइस जिस मार्केट इलास्टिक है उसमें प्राइस लो रखेगा, जिस मार्केट इनइलास्टिक है उसमें प्राइस हाई रखेगा। दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ द मोनोपोलिस्ट यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए इलास्टिक मार्केट में कम प्राइस रखेगा, इनइलास्टिक मार्केट में हाई प्राइस रखेगा। कम नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द बायर्स ऑफ द इट शुड बी दैट रीसेल ऑफ द प्रोडक्ट टू द बायर्स शुड बी प्रिवेंटेड, ये भी होना चाहिए यानी कि आपको ये गारंटी करना है कि आपका रीसेल ऑफ द प्रोडक्ट should be prevented। Also at the same time buyers cannot able to move from a high price market to a low price market, there is a geographical या political barrier होनी चाहिए, तो then the price discrimination is possible। Anyway ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या था, these are the objectives, ये एक बार नोटिंग करके रखेगा। to earn maximum profit, to dispose of surplus stock, to enjoy economies of scale, to capture foreign markets, to secure equity through pricing। This points should be remembered। ये वाला 3 तो चीज भी एक बार देख के रखेगा। पीगू बोल के एक इकोनॉमिस्ट था जिन्होंने another 3 different types of price discriminations का नाम बताए थे, which is called first degree, second degree and third degree price discrimination। It is like this कि यहां पे there is some difference, second degree ये वाला एक तो दिख रहा है, second degree price discrimination under the first degree price discrimination और under third degree price discrimination भी also है। तो under the third degree price discrimination ये भी केयरफुली देख के रखेगा कि ये 3 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसा कैसा होता है। फाइन। इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में वी
were interested in determining these three important things. What is the total output produced by the monopolist? Then how it is being distributed in the two sub-markets, and what prices are being charged in the two sub-markets. ये भी अपने लोग को दिखना है. This we have done through a big derivation of a very big डायग्राम, जैसे ऑन द स्क्रीन में दिखा रहा है, बट दैट डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. तुम लोग खाली ये ख्याल रखेगा, देखो डिमांड इनइलास्टिक है इस मार्केट में, जिसलिए इस मार्केट में द P1 प्राइस इज प्रेफरेबली हायर देन देखो द P2 प्राइस इन द सेकंड मार्केट. सब मार्केट ए में प्राइस P1 है, सब मार्केट बी में प्राइस P2 है. P1 प्राइस, look at if I draw a line up to this point, P1 price is greater than the P2 price, यानी कि इस मार्केट में डिमांड इज इलास्टिक. तो ये पॉइंट मेरे को खाली याद रखना है. तो दैट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली. इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली में अपने लोग बोल सकते हैं कि देयर आर मेनी इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली. टू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इफेक्ट्स आर, इट रिड्यूस इकोनॉमिक वेलफेयर because there is a loss of productivity and there is allocative inefficiency. Allocative inefficiency किस लिए बोला? Because a monopoly never produces on the lowest portion of the average cost curve. It is producing on the falling portion of the average cost curves. That is the reason. But in case of other things, जैसे कि सेकेंड पॉइंट पे, व्हाई इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ मोनोपोली, सब नेगेटिव बात ही है ये कि मोनोपोली इज नॉट डिजायरेबल. दैट्स व्हाई देयर इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द मोनोपोली मार्केट. देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, एंड कंपटीशन है नहीं बोल के एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी, स्केल एक्सेट्रा डिक्रीजेस. बिकॉज मोनोपोली मार्केट में अकेले सोल प्रोड्यूसर है, जिसके चलते देयर इज नो कंपटीशन थ्रेट, जिसके चलते मोनोपोली मैनेजमेंट ऐसा होता है कि देन डजंट शो एनी इनोवेटिव इनिशिएशन फ्रॉम देयर साइड, एंड दैट लीड्स टू सम डिग्री ऑफ इनएफिशिएंसी. ये टू वर्चुअली बहुत सा दिया हुआ है, किंतु उतना दरकार नहीं. दो ठो मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम लोग इस तरह से याद रखेगा. आई रिकॉल, एक नंबर, इकोनॉमिक वेलफेयर रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, एंड टू देयर इज अलोकेटिव इनएफिशिएंसी, एंड अलोकेटिव एफिशिएंसी इज लॉस्ट, इनएफिशिएंसी होता है. और 3 ये बोल के रख सकते, मैनेजमेंट इज इनएफिशिएंट एंड देयर इज ड्यू टू मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी किस लिए होता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंपटीशन. कंपटीशन एब्सेंस है बोल के. तो दिस इज द टोटल केस ऑफ मोनोपोली का सिचुएशन. ओके, एक सेकंड. So we complete the today's class by stating out that in monopoly market we ended out with the competition of price discrimination, यानी कि monopoly में price discrimination हुआ नहीं complete. जैसे आप लोग बोले थे we keep a target to complete out chapter 3. monopolistic competition और oligopoly market रह गया, ये अपने लोग next marathon revision पे फाइनल करेंगे, प्लस चैप्टर 5 और चैप्टर 1 भी कंप्लीट करके एक फाइनल मैराथन रिवीजन क्लासेस में आप लोगों को एक सुविधा भी होगा. If you divide it, a class becomes law of diminishing marginal utility. आप जितना ज्यादा पढ़ोगे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका यूटिलिटी घटते जाएगा. इसलिए रेस्ट्रिक्ट द क्लास और योर व्यूइंग टाइम अप टू 1.5 घंटा के हिसाब से, so that in the next final class we complete out the entire thing in a time. Fine, okay, that's it. Thank you, students.